हेलो पीपल, तो कैसे हो आप सब। आई एम ऑल्सो डूइंग गुड हियर. होप you are all doing good in lockdown. And after peer review, liabilities of auditor and Caro, we are going to start the new chapter number 16, cost audit. So cost audit में अराउंड 7 क्वेश्चंस हैं और क्यों ना हम 7 क्वेश्चंस को एक बार देख लिया जाए कि इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस रनर में किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा गया है. So first question, for what purpose the cost auditor referred to financial record while conducting cost audit of an entity. जब कॉस्ट ऑडिटर रेफर करता है, जब कॉस्ट ऑडिटर वाइल कंडक्टिंग कॉस्ट ऑडिट किस पर्पस के लिए फिनेंशियल रिकॉर्ड्स को रेफर करता है कॉस्ट ऑडिटर. अब इसका सॉल्यूशन ये है कि अ कॉस्ट ऑडिटर इज अल्टीमेटली रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एज टू वेदर द कंपनी हैज़ मेंटेन प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड सो एज टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा. जो कॉस्ट ऑडिटर होता है इज अल्टीमेटली रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. तो किस पे ओपिनियन देता है? एज टू वेदर द कंपनी हैज़ मेंटेन प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड. तो ये एक ओपिनियन देता है कि क्या कंपनी ने प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिए हैं, क्या मेंटेन करे हैं. क्योंकि जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो मेंटेन होते हैं और जो अकाउंट्स होते हैं वो मेड होते हैं. तो कॉस्ट ऑडिटर ओपिनियन देता है कि वेदर प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन है कि नहीं है, ताकि वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके. अब in arriving at this opinion, the cost auditor is required to ascertain about multitude of information such as cost of raw material consumed, cost of power, cost of inventory, employer cost, provision for depreciation, royalty and technical payment, abnormal scrap fuel etc. इसको हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, सिर्फ स्टडी मैट में पूरा पैरा फॉर्म में देकर रखा है. इसको पॉइंटर वाइज ऐसा कर सकते हैं कि इस ओपिनियन पर आने के लिए कॉस्ट ऑडिटर को एसर्टेन करने पड़ते हैं. इज रिक्वायर्ड टू एसर्टेन मल्टीट्यूड ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो इंपॉर्टेंट ये है मल्टीट्यूड ऑफ इन्फॉर्मेशन, और नीचे इन्फॉर्मेशन के एग्जाम्पल देखे रखे हैं. अब तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि मल्टीट्यूड ऑफ इन्फॉर्मेशन को जो है कॉस्ट ऑडिटर को देखना पड़ता है, ताकि वो एक प्रॉपर ओपिनियन पर आ सके कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे. अब एनेक्सियर टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट. अब एक और बात आती है नई, एनेक्सियर टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट. जब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का एनेक्सियर में रिक्वायर्ड डिटेल इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. अब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के एनेक्सियर में डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है इन रिस्पेक्ट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन. अब अगर मुझे एनेक्सियर में डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है फिनेंशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड, नेटवर्थ, प्रॉफिट, नेट सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेट्रा, तो उसके लिए बाकायदा मेरे को फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे. तो इट इज ऑब्वियस देयरफॉर दैट द कॉस्ट ऑडिट कैन नॉट बी डन विदाउट रेफरेंस टू द फाइनेंशियल बुक्स. More so in the context of statutory requirement to have settlement of to have a statement of reconciliation with financial account as a part of cost audit report. बाकायदा statement of reconciliation of with financial account, एक statement of reconciliation with financial account cost audit report का भी एक पार्ट होता है. Further, cost statement also contains summary of all expenditure. एक और नया पॉइंट है कि जो कॉस्ट स्टेटमेंट है वो ऑल्सो कंटेंट समरी ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इंकर बाय द कंपनी एंड द शेयर इन सच एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू द एक्टिविटीज़. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया कि समरी ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द कंपनी, और किस एक्टिविटीज़ को कौन से शेयर एट्रीब्यूटेबल है. ओवरहेड एक्सपेंडिचर ऑल्सो नीड्स टू अलॉकेट बिटवीन एक्टिविटीज़ कवर्ड बाय रूल्स एंड एक्टिविटीज़ नॉट सो कवर्ड. नेचुरली दिस कैन बी डन ओनली विथ रेफरेंस टू फिनेंशियल लेजर. अब एक और नई चीज़ आती है कि अंदर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, क्वाइट अ फ्यू मैटर विच वर टू बी मेंशन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी आर ऑल्सो टू बी कवर्ड इन द कॉस्ट स्टेटमेंट. कुछ मैटर जो मेंशन होते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L में वो कॉस्ट स्टेटमेंट में भी कवर्ड होते हैं, एज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, चेंजेस इन इन्वेंट्री in respect of finished goods, work in progress, stock in trade etc. A correlation between consumption of raw material as per the cost record and financial record may throw up the need for inquiry into error, mistake and manipulation. जब हम financial record and cost record का जब correlation करते हैं regarding जैसे consumption of raw material जो cost record में है, जो financial record में है, तो इससे एक नीड जनरेट हो जाती है कि इंक्वायरी करने की. इससे पता चल जाता है हमको एरर, मिस्टेक और मैनिपुलेशन. मटेरियल डिस्क्रिपेंसी बिटवीन फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड कॉस्ट रिकॉर्ड विल बी हाईलाइटेड इन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट.
जब रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से हम जब कॉस्ट रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रिकनसाइल करते हैं तो एक मटेरियल डिस्क्रिपेंसी हमको नोन होती है। तो फाइनेंशियल विच वुड रिक्वायर दैट द कॉस्ट ऑडिटर मे एग्जामिन डेविएशन बिफोर रिपोर्टिंग ऑन द सेम, विच वुड रिक्वायर दैट कॉस्ट ऑडिटर मे एग्जामिन डेविएशन बिफोर रिपोर्टिंग ऑन द सेम, सो दैट जो कॉस्ट ऑडिटर है बिफोर रिपोर्टिंग उन डेविएशंस को एग्जामिन कर सके। Thus, it is imperative for the cost auditor to refer the financial record for conduct of cost audit, और hence ये imperative है cost auditor को कि उसको financial record को तो रेफर करना ही पड़ेगा by conducting cost audit, while conducting cost audit। तो जब हमने क्या पढ़ा है कि जब cost auditor cost audit करता है तो cost audit करने के दौरान उसको financial records भी देखने पड़ते हैं। इवन दो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं, वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में ही कॉस्ट ऑडिट करेगा, बट उसको स्पेसिफिक भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखना पड़ता है। तो जिसमें हमने समझा था सबसे पहले कॉस्ट ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ओपिनियन देना। किस पे ओपिनियन देना है? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड पे, कि क्या वो ट्रू एंड फेयर भी शो कर रहे हैं। अब इस ओपिनियन के लिए उसको मल्टीट्यूड ऑफ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। अब ये जो मल्टीट्यूड ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसमें वेरियस टाइप की इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। अब फिर एक और बात कर दी कि चलो मल्टीट्यूड ऑफ इन्फॉर्मेशन से अपन ने ओपिनियन दे दी, अब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पे एनेक्जर भी जाता है। अब उस एनेक्जर में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन किसके रिस्पेक्ट में रहती है? फाइनेंशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है फाइनेंशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड, नेटवर्थ, नेट रेट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये जब इन्फॉर्मेशन अगर एनेक्जर में मेरे को देनी है तो मेरे को फाइनेंशियल बुक्स को तो रेफर करना ही पड़ेगा। बाकायदा फिर एक स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन भी बनाना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन भी बनाना पड़ता है जिसका नीचे फ़ायदे बता के रखे हैं कि जो रिकन्सिलेशन जो हम बनाते हैं इससे हम जब को रिलेशन करते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड को और फाइनेंशियल रिकॉर्ड से तो हमको पता चलता है, हमको एरर, मिस्टेक्स पता चलती है, मैनिपुलेशंस पता चलते हैं, जिसके बेसिस पे हम इंक्वायरी कर सकते हैं। जो मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज जब हमको नोट होती है तो हम वो मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज हाईलाइट हो जाती है एंड देन कॉस्ट ऑडिटर उसको एग्जामिन करता है उन डेविएशंस को बिफोर रिपोर्टिंग ऑन द सेम। तो ये स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन पढ़ा। फिर हमने पढ़ा क्या? समरी ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर कॉस्ट स्टेटमेंट में। फर्दर जो कॉस्ट स्टेटमेंट में ऑल्सो कंटेंट समरी ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर। अब सारे एक्सपेंडिचर की जो है वो समरी भी जाया जाती है। incurred by the company and the share in which expense attributable to the activities। तो बाकायदा समरी ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर और किस शेयर से जो है वो एट्रीब्यूट हुई है एक्सपेंडिचर, एट्रीब्यूटेबल टू द एक्टिविटीज़। तो ये पढ़ा हमने। फिर हमने शेड्यूल 3 का रेफरेंस पढ़ा कि पार्ट 2 शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, क्वाइट अ फ्यू मैटर विच वर टू बी मेंशन इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो कुछ मैटर जो स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाते हैं वो कॉस्ट स्टेटमेंट में भी जाते हैं। तो कॉस्ट स्टेटमेंट एक तो समरी ऑफ एक्सपेंडिचर जाता है और कॉस्ट स्टेटमेंट में कुछ मैटर्स भी जाते हैं। वो कुछ मैटर्स इधर दे के रखे थे, जैसे कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, सेल कितना करो प्रोडक्ट का, चेंजेस इन इन्वेंट्री, अगर कुछ इन्वेंट्री में चेंजेस हुए हैं तो उसके रिस्पेक्ट में भी इंफॉर्मेशन जाती है। फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, चेंज इन स्टॉक इन ट्रेड, तो ये सब चीज़ों की भी इंफॉर्मेशन जाती है। तो इस तरीके से हमने समझा है कि कॉस्ट ऑडिटर को भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। फिर आती है बात क्वेश्चन नंबर 2 की। लाइक एवरी अदर ऑडिट, अ सिस्टमैटिक प्लानिंग फॉर कॉस्ट ऑडिट इज ऑल्सो नेसेसरी। इंडिकेट दी मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन दी कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम। अब लाइक एनी अदर ऑडिट, जैसे दूसरे ऑडिट होते हैं, एक प्लानिंग कॉस्ट ऑडिट में भी चाहिए। इंडिकेट द मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन दी कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम। तो कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या मैटर आप इंक्लूड करोगे? सो मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन दी कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम। सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। सबसे पहले ये ट्रू स्टेटमेंट है कि लाइक एनी अदर ऑडिट इधर भी सिस्टमेटिक प्लानिंग लगती है। देयरफॉर कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम should include all the usual broad steps that a financial auditor include in his audit program. This would require that the various aspects like what to be done, when to be done and by whom to be done are adequately taken care of. तो therefore जो कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम है वुड इंक्लूड ऑल यूजुअल ब्रॉड स्टेप। तो सारी जो यूजुअल ब्रॉड स्टेप्स होती है वो कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम में भी होती है। डेटा फाइनेंशियल ऑडिटर जो अपने ऑडिट प्रोग्राम में रखता है वो ही सारी यूजुअल ब्रॉड स्टेप इधर भी होती है। तो दिस वुड रिक्वायर द वेरियस एस्पेक्ट लाइक व्हाट टू बी डन, व्हेन टू बी डन, बाय whom टू बी डन आर एडिक्वेटली टेक केयर ऑफ। हाउएवर, looking to the basic difference in the cost audit and financial audit as allocation and apportionment of expenses, statutory requirement, etc. should require special consideration.
cost audit in order to be effective should be completed at one time as far as practicable. Based on the above factor, a set of procedure and instruction are evolved which may be termed the cost audit program. तो based on the above factors, a set of procedure and instructions are evolved which may be termed as cost audit program. ताकि एक बेहतरीन तरीके से एक टाइम में अगर प्रैक्टिकेबल हो सके तो एक टाइम में कॉस्ट ऑडिट कर सके हम, तो उसके लिए हमको एक बेटर कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. और बेस्ड ऑन द अबव फैक्टर, कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम में बाकायदा सेट ऑफ प्रोसीजर दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जिस तरीके से हम एट वन टाइम जो है कॉस्ट ऑडिट को कंप्लीट कर सकें. तो मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन टू कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम में बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस. तो जो मैटर है जो कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम में इंक्लूडेड होते हैं उसको 2 स्टेजेस में बाइफर्केट करके रखते हैं. तो 2 स्टेज कौन सी है? स्टेज नंबर 1, रिव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड. तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड है बाकायदा उसको रिव्यू करा जाता है, एंड वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट एंड अदर डेटा. तो सबसे पहले रिव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड. तो सबसे पहले मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कि कौन सी मेथड ऑफ कॉस्टिंग आप यूज़ करते हो. मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर रॉ मटेरियल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, वेस्टेजेस, स्पॉइलेजेस, डिफेक्टिव एक्सेट्रा. आप रॉ मटेरियल, स्टोर्स, वेस्टेज और स्पॉइलेज की कैसे अकाउंटिंग करते हो, तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग. सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग वेजेस, सैलरी, ओवर टाइम, स्पेयर वेजेस, स्पेयर वेस्टेजेस एक्सेट्रा. तो हमने पढ़ा मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग. तीसरा हम वापस पढ़े थे, तीसरा और है मेथड ऑफ अकाउंटिंग. अब ये अकाउंटिंग ये डेप्रिसिएशन के लिए है. अब मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर रॉ मटेरियल, स्टोर्स, स्पेयर्स, जो ट्रेडिंग पीरियड में जो आइटम्स होती है, वेस्टेजेस, स्पॉइलेजेस, डिफेक्टिव, जो यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में दिखती है, उन सब की आप बात कर लेना सेकेंड पॉइंट के मेथड ऑफ अकाउंटिंग में. फिर एक है मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन. फिर है मेथड ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग एंड इट्स वैल्यूएशन इंक्लूडिंग इन्वेंट्री पॉलिसीज. आप किस मेथड से इन्वेंट्री टेक करते हो. तो ये 4 तो मेथड ही हो गई, 4 मेथड हो गई. अब सिस्टम है, 3 सिस्टम है. सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग वेजेस, वेजेस कैसे रिकॉर्ड करते हो. सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल और सिस्टम ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग. तो सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग वेजेस, बजटरी कंट्रोल और इंटरनल ऑडिटिंग. तो रिकॉर्डिंग तो आरबीआई करके हो गया एक तरीके से, डिमोनिक इसका हम छोटा सा बनाए अभी टेम्परेरीली, तो आरबीआई करके हो गया कि सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग वेजेस, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग वेजेस के साथ सिस्टम ऑफ आया, सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल एंड सिस्टम ऑफ इंटरनल ऑडिट. तो आरबीआई का सिस्टम हो गया. फिर हमने 4 मेथड पढ़ी थी. मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो हमने आईपीसीसी में पढ़ा है. मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऊपर है रॉ मटेरियल की, जो लेबर की, इन सब रॉ मटेरियल, स्टोर्स की, स्पॉइलेजेस की, वेस्टेजेस की, डिफेक्टिव्स की. और इधर है मेथड ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, उसका वैल्यूएशन, और बाकायदा मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन. फिर 4 मेथड और 3 सिस्टम के बाद ये 7 पॉइंट तो ऐसे हो गए. 2 चीज़ आती है, बेसिस ऑफ अलोकेशन ऑफ ओवरहेड, कि आप अलोकेशन ऑफ ओवरहेड कैसे करते हो. तो सिंपल सी बात आप ऐसा लिख सकते हो, तो बेसिस ऑफ अलोकेशन ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट सेंटर एंड दी एब्जॉर्प्शन बाय प्रोडक्ट. और फिर प्रोडक्ट पर कैसे एब्जॉर्ब होता है, और किस तरीके से आप अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, आप सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस किस तरीके से अपोर्शन करते हो. और फिर अलोकेशन ऑफ ओवरहेड, तो हमने क्या पढ़ा, एक तो अलोकेशन ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट सेंटर. तो कॉस्ट सेंटर पे जो है अलोकेशन होते हैं, और जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर है वो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर अपोर्शनड होते हैं, राइट. फिर एक है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ रॉयल्टी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो हमने पढ़ा ना आईआरआर जैसे एसएफएम में, तो इधर भी एक आईआरआर है, इंटरेस्ट, रॉयल्टीज़ एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस का आप कैसे ट्रीट करते हो. तो इस तरीके से रिव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड है. फिर आती है वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट एंड अदर डेटा. तो दिस विल मेनली कवर. तो वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट एंड अदर डेटा में क्या क्या कवर होगा. सबसे पहले इसमें क्या कवर हो रहा है, इसमें हो रहा है लाइसेंस इंस्टॉल्ड एंड यूटिलाइज कैपेसिटीज़. अगर कैपेसिटी की बात करें तो कितनी लाइसेंस कैपेसिटी है, ओके, कितना आपने इंस्टॉल करके रखा है और कितना आप यूटिलाइज करते हो. तो वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट में बेसिकली देखा जाए तो कॉस्ट स्टेटमेंट में प्रोडक्शन डेटा आ जाएगा, कैपेसिटीज़ की बात हो जाएगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है. फिर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस, सैलरी, स्टोर्स, पावर्स एंड फ्यूल्स एक्सेट्रा. ऊपर जो बात आ रही थी कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, उसमें हम मेथड और सिस्टम देख रहे थे. इधर जो हम बात कर रहे हैं, इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो है सेल्स रियलाइजेशन,
यूटिलाइज कैपेसिटीज, फिनेंशियल रेशियोज, रिकन्सिलिएशन विद फिनेंशियल बुक्स, कॉस्ट स्टेटमेंट। तो जो हम बोल सकते हैं कि वन लाइनर है, जो हमको बोल सकते हैं कि हमको जो अपेरेंटली दिख रहे हैं कि जो याद हो सकते हैं, तो वो याद कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है? वो एक याद हो सकती है कि जो वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट एंड अदर डेटा, दिस विल मेनली कवर। एक तो कॉस्ट स्टेटमेंट है जो हम वेरिफिकेशन करेंगे, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का हम वेरिफिकेशन करेंगे एबनॉर्मल, नॉन रिकरिंग एंड स्पेशल कॉस्ट का। तो जो एबनॉर्मल कॉस्ट है, जो नॉन रिकरिंग कॉस्ट है, जो स्पेशल कॉस्ट है, हम उसे वेरीफाई करेंगे कि यार कॉस्ट में हो सकता है ना कुछ स्पेशल कॉस्ट लग जाए, कोई नॉन रिकरिंग लग जाए। हम फिर सेल्स रियलाइजेशन जो एक नॉर्मल टर्म है, प्रोडक्शन डेटा को वेरीफाई करेंगे, हम फाइनेंशियल रेशियोज को भी वेरीफाई करेंगे, और हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन सब को भी वेरीफाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस एंड सैलरीज, स्टोर्स, पावर एंड फ्यूल, ओवरहेड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन सबको भी देखा जाएगा। तो एक तरीके से जो प्राइम कॉस्ट में जो भी चीज़ें आती है, जो फैक्ट्री कॉस्ट में जो भी चीज़ें आती है, बाकायदा वो सब चीज़ें इधर कवर है। रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वेज है, स्टोर्स है, पावर एंड फ्यूल है, ओवरहेड प्रोविजन है फॉर द डेप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें इधर कवर है। प्रोडक्शन डेटा इधर कवर है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने कैपेसिटीज़ को पढ़ा, फिर हमने कैपेसिटीज़ को पढ़ने के बाद हमने फिनेंशियल रेशियोज़ देखे, और फिनेंशियल रेशियोज़ जो अपेरेंटली है, एक तो कैपेसिटीज़ का यूटिलाइजेशन, फिनेंशियल रेशियोज़ है, प्रोडक्शन डेटा है, एबनॉर्मल कॉस्ट को हम देख लेंगे, कॉस्ट स्टेटमेंट को देख लेंगे, रिकन्सिलेशन विद फिनेंशियल बुक्स उसको एक बार देख लेंगे। जो 2-3 चीज़ें हैं जो हमको अपेरेंटली ऐसे याद नहीं आती है, सबसे पहले एक तो आता है कि ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, वेजेस एंड सैलरीज, ये सब चीज़ें, और सेल्स रियलाइजेशन। तो ये जो 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट एक बार देखने लायक है। बाकी जो अपेरेंटली हम इसको देख सकते हैं, और बोल सकते हैं कि हमको जो ये है कैपेसिटीज़ का, वो कैपेसिटीज़ भी एक बार में याद नहीं आएगा, तो एक बार इसको हम कर सकते हैं कि चलो इसको एक बार एम्फेसाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन ओवर किया। अब व्हाट आर द एडवांटेज दैट एक्रूड टू कॉस्ट ऑडिट बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट की क्या एडवांटेज है? तो एडवांटेज जो कॉस्ट ऑडिट के है, वो कॉस्ट ऑडिट की एडवांटेज सबसे पहले जो करवा रहा है मैनेजमेंट, सोसाइटी, शेयर होल्डर और गवर्नमेंट। क्यों जो कंपनी है इसमें 4 जो है स्टेक होल्डर ये तो कॉमनली आते ही है, एक तो मैनेजमेंट आता है, सोसाइटी आती है, गवर्नमेंट आता है और शेयर होल्डर आता है। अब मैनेजमेंट की कोई एडवांटेज है कि मैनेजमेंट विल गेट रिलायबल डेटा फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशन, प्राइस फिक्सिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को एक रिलायबल डेटा मिलेगा। क्या? मैनेजमेंट को एक रिलायबल डेटा मिलेगा फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशन, ताकि उस तरीके से फिर वो एक डिसीजन मेकिंग कर पाए अपने अपने लेवल पे, वो प्राइस फिक्सिंग कर पाए। क्लोज एंड कंटिन्यूस चेक रहता है कॉस्ट ऑडिट से। तो क्लोज एंड कंटिन्यूस चेक ऑन ऑल वेस्टेजेस विल बी केप्ट थ्रू अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। अब कॉस्ट ऑडिट में बाकायदा प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग होगी, तो क्लोज एंड कंटिन्यूस चेक तो रहेगा ना ऑन वेस्टेजेस। तो हमने क्या पढ़ा? एक तो रिलायबल डेटा मिल जाता है, डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प मिलता है। फिर क्लोज एंड कंटिन्यूस चेक रहता है, तो इससे क्या होता है कि एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग रहती है। क्लोज एंड कंटिन्यूस चेक ऑन ऑल वेस्टेजेस विल बी केप्ट थ्रू अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग। कॉस्ट ऑडिट होता है तो क्लोज एंड कंटिन्यूस चेक तो रहेगा ऑन ऑल वेस्टेजेस, क्योंकि उसका ऑडिट होता है तो पता चल जाता है कि कितना वेस्टेज हुआ है, कितना डिफेक्टिव हुआ है। और बाकायदा प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग से मैनेजमेंट को भी समझ में आएगा कि किस तरीके से हम अपना प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैनेजमेंट को समझ में आ जाएगा इनएफिशिएंसी इन द वर्किंग ऑफ अ कंपनी विल बी ब्रॉट टू लाइट, और फिर मैनेजमेंट उसके हिसाब से करेक्टिव एक्शन लेगा। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बिकम पॉसिबल थ्रू अलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू इंडिविजुअल मैनेजर। अब इस तरीके से फिर अलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी इंडिविजुअल मैनेजर्स को। सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विल बी ग्रेटली फैसिलिटेटेड। फिर बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो सिस्टम है, इनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये कॉस्ट ऑडिट के डेटा से फिर बजटरी कंट्रोल स्टैब्लिश करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को स्टैंडर्ड्स सिलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करेंगे। तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी जो बजटरी कंट्रोल कर रहे हैं या जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इन्वॉल्व है। अ रिलायबल चेक ऑन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड WIP कैन बी एस्टैब्लिश। अ रिलायबल चेक, एक रिलायबल चेक मिलता है ऑन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड द WIP कैन बी एस्टैब्लिश। तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि जो वैल्यूएशन कर रहे हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री का, WIP का, वो प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक रिलायबल चेक हो जाता है कॉस्ट ऑडिट से, और डिटेक्शन ऑफ एरर और फ्रॉड तो है ही। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। क्या हमने पढ़ा कि देखो, एक तो मैनेजमेंट को रिलायबल डेटा मिल जाता है ताकि उस हिसाब से वो डिसीजन ले सके।
एक क्लोज एंड कंटिन्यूस चेक रहता है वेस्टेजेस पे, ताकि हम मैनेजमेंट को हम टाइम टू टाइम से रिपोर्टिंग करते रहते हैं, तो इससे क्लोज एंड कंटिन्यूस चेक रहता है ऑन ऑल वेस्टेजेस। एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग स्टैब्लिश हो जाती है, मैनेजमेंट का कंट्रोल रहता है, एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी वर्किंग की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉकेट हो जाएंगे, बजटरी कंट्रोल स्टैंडर्ड कॉस्ट में मदद मिल जाएगी, एक वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री में चेक मिल जाएगा क्या वैल्यूएशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एरर और फ्रॉड डिटेक्ट हो जाएंगे। सोसाइटी को क्या हेल्प मिलेगी? कॉस्ट ऑडिट इज ऑफर इंट्रोड्यूस फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस। कभी कभी प्राइस फिक्स करना पड़ता है, अब किसी प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करनी है, जैसे पेट्रोल की प्राइस फिक्स करनी है हाँ या शुगर की प्राइस फिक्स करनी है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है प्राइस फिक्स करने में हेल्प मिल जाएगी, ताकि हम, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट से हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लगती है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके प्राइस को फिक्स कर देंगे। तो कॉस्ट ऑडिट इज ऑफन इंट्रोड्यूस फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस। द प्राइस so fixed are based on the correct costing data and so the consumer are saved from exploitation। प्रॉपर कॉस्ट ऑडिट होगा तो करेक्ट कॉस्टिंग डेटा रहेगा, और अगर करेक्ट कॉस्टिंग डेटा रहा तो जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर सेव्ड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन हो जाएंगे। अब सिंस द प्राइस इंक्रीज बाय सम इंडस्ट्रीज आर नॉट अलाउड विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन एज टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Since the price increase by some industry is not allowed without proper justification as to increase in the cost of production। अब ये कुछ इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा है। अभी हमने ऊपर बात करी थी फिक्सेशन ऑफ प्राइस की, कि यार प्राइस फिक्स करना है तो हमको कॉस्ट ऑडिट कराना जरूरी है। अब हम इधर इंडस्ट्रीज़ की बात करें कि कुछ इंडस्ट्री में जो प्राइस को अगर उनको इंक्रीज़ करना है तो वो अलाउड नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस हमने उनको जस्टिफाई नहीं करा हो कि यार देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा था, इसके कारण मैं प्राइस को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, करना पड़ रहा है। तो अगर हमने जस्टिफाई कर दिया कि प्रॉपर जस्टिफाई कर दिया कि जो इंक्रीज़ हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो फिर हम जो है प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़। तो विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन एज टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ हो गया है, या इन्फ्लेशन थ्रू प्राइस हाइक कैन बी कंट्रोल्ड एंड कंज्यूमर कैन मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इन्फ्लेशन थ्रू प्राइस हाइक कैन बी कंट्रोल्ड, तो इन्फ्लेशन जो है थ्रू प्राइस हाइक कैन बी कंट्रोल, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एंड कंज्यूमर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सकता है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ के बेनिफिट के लिए बात करी थी। तो क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अननेसेसरली इंडस्ट्रीज़ जो है वो प्राइस बढ़ा रही है, तो इन्फ्लेशन बेसिकली इससे कंट्रोल हो जाता है और कंज्यूमर भी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर तरीके से मेंटेन कर सकता है। अप टू शेयर होल्डर, कॉस्ट ऑडिट इंश्योर दैट द प्रॉपर रिकॉर्ड आर केप्ट एज टू परचेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन वेजेस। शेयर होल्डर तो ये चाहता है कि प्रॉपर रिकॉर्ड बने रहे, आर केप्ट एज टू परचेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल परचेस कर रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड, जो वेजेस में एक्सपेंडिचर इंकर्ड कर रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड। इट ऑल्सो मेक श्योर दैट द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्किंग प्रोग्रेस इज ऑन फेयर बेसिस, जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन फेयर बेसिस पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दस द शेयर होल्डर आर एश्योर्ड ऑफ अ फेयर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ताकि उनको फेयर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले। तो सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर को चाहिए फेयर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। फेयर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब आपके पास करेक्ट डेटाज रहेंगे, और करेक्ट डेटाज के लिए आपको कॉस्ट ऑडिट कराना जरूरी है। तो शेयर होल्डर, तो कॉस्ट ऑडिट इंश्योर दैट प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो परचेस का, यूटिलाइजेशन का, एक्सपेंडिचर का, वैल्यूएशन का मेंटेन रहे, फेयर बेसिस पे वैल्यूएशन होते रहे, ताकि एक फेयर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें मिले। ठीक है। फिर गवर्नमेंट को, वेदर द गवर्नमेंट एंटर इनटू कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉस्ट ऑडिट हेल्प द गवर्नमेंट टू फिक्स द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट अ रीजनेबल लेवल। जब गवर्नमेंट किसी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है, गवर्नमेंट एंटर इनटू कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में कॉस्ट एंड ऑडिट कराना जरूरी है, क्योंकि तभी फिर गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि उस प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। कॉस्ट ऑडिट हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ सीलिंग प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, जैसे कि शुगर एक एसेंशियल कमोडिटी है, और अनड्यू प्रॉफिटरिंग उस पर हम नहीं कमा सकते हैं और नहीं कमाना चाहिए, और अनड्यू प्रॉफिटरिंग उस एरिया से प्रमोट भी नहीं की जाती है। अब उस अनड्यू प्रॉफिटरिंग को रोकने के लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा कि शुगर के एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है। उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिक्स कर सकती है सीलिंग प्राइसेस, जैसे गेहूँ, शुगर, पेट्रोल की सीलिंग प्राइसेस को फिक्स किया जाता है। और कॉस्ट ऑडिट इनेबल द गवर्नमेंट टू फोकस इट्स अटेंशन ऑन इनएफिशिएंट यूनिट्स। कॉस्ट ऑडिटर इनेबल करता है द गवर्नमेंट
टू फोकस इट्स अटेंशन ऑन इनएफिशिएंट यूनिट। आपने कॉस्ट ऑडिट करा है, पीएसयू की वेरियस यूनिट है, वेरियस यूनिट के वेरियस कॉस्ट, वेरियस हर एक यूनिट का एक कॉस्ट ऑडिट हुआ होगा, तो इससे समझ में आ जाएगा कि जो इनएफिशिएंट यूनिट है वो क्या है। तो कॉस्ट ऑडिट इनेबल करती है गवर्नमेंट को टू फोकस इट्स अटेंशन ऑन इनएफिशिएंट यूनिट, ताकि उनको समझ में आए कि एक्चुअली में पूरे पीएसयू में इनएफिशिएंट यूनिट कौन कौन से हैं। ठीक, कॉस्ट ऑडिट कराना इसके जरूरी है। कॉस्ट ऑडिट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू डिसाइड इन फेवर ऑफ गिविंग प्रोटेक्शन टू सर्टेन इंडस्ट्रीज। बाकायदा कॉस्ट ऑडिट इनेबल करता है गवर्नमेंट को, ताकि वो गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करता है कॉस्ट ऑडिट टू डिसाइड इन फेवर ऑफ गिविंग प्रोटेक्शन टू सर्टेन इंडस्ट्रीज। अगर इंडस्ट्रीज को कुछ प्रोटेक्शन देनी हो तो उसके रिस्पेक्ट में भी कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। कॉस्ट ऑडिट फैसिलिटेट करता है सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। ट्रेड डिस्प्यूट के सेटलमेंट में कॉस्ट ऑडिट है वो हेल्प करता है। और कॉस्ट ऑडिट एंड कंसिक्वेंटली मैनेजमेंट एक्शन कैन क्रिएट अ हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग द वेरियस यूनिट्स ऑफ द इंडस्ट्री। और जो कॉस्ट ऑडिट है एंड कंसिक्वेंट मैनेजमेंट एक्शन है कैन क्रिएट अ हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग द वेरियस यूनिट इन एन इंडस्ट्री। जो कॉस्ट ऑडिट है एंड कंसिक्वेंट मैनेजमेंट एक्शन जो है कैन क्रिएट अ हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग द वेरियस यूनिट इन एन इंडस्ट्री। तो एक वो हेल्दी कॉम्पिटिशन क्रिएट करता है अमंग द वेरियस यूनिट्स इन द इंडस्ट्री। दिस इम्पोजेस एन ऑटोमेटिक चेक ऑन इन्फ्लेशन। तो ये इम्पोज करता है एन ऑटोमेटिक चेक ऑन इन्फ्लेशन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 3 ओवर करा है। अब आती है क्वेश्चन 4 की बात। राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रू एंड फेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ट्रू एंड फेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अ कॉस्ट ऑडिटर check the cost accounting record to verify the cost statement are properly drawn up as per the records and that they present a true and fair view। तो कॉस्ट ऑडिटर को यही चेक करना पड़ता है कि जो कॉस्ट ऑडिट अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स है वो क्या प्रॉपरली ड्रॉन अप है, क्या कॉस्ट स्टेटमेंट जो है प्रॉपरली ड्रॉन अप है, और क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे। हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट डील विद बाय द अंडरटेकिंग। कंपनी के जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स हैं प्रिस्क्राइब द रूल्स रिगार्डिंग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। बाकायदा कंपनी ऑडिट के रूल्स में, कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की भी बात करी है। एंड ऑल्सो प्रिस्क्राइब द क्लासेस ऑफ कंपनी रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कॉस्ट रिकॉर्ड इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। और क्लासेस ऑफ कंपनीज को बोला गया है कि कॉस्ट रिकॉर्ड का अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करना, और कितने क्लासेस ऑफ कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट के बारे में भी बोला गया है। द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट contains assertion regarding whether cost accounting record have been properly kept so as to give true and fair view of the cost of production. The provision of 143 subsection 12 of 143 and the relevant rules on duty to report on fraud shall apply mutatis mutandis to a cost auditor। तो जो 143(12) का है ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड, ये कॉस्ट ऑडिटर पे भी म्यूटेटिस म्यूटेंडिस लगता है ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ इस फंक्शन अंडर सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट एंड दिस रूल। इन एनी केस, किसी भी केस में द ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट इज नोन टू अस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। Based on that knowledge, it may be assumed that following are the relevant consideration in determining whether the cost of production determined is true and fair. Determining the cost following the generally accepted cost auditing principles. तो राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रू एंड फेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने क्या समझा। ट्रू एंड फेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने देखा कि कॉस्ट ऑडिटर का काम क्या होता है। कॉस्ट ऑडिटर का काम ये होता है कि टू वेरीफाई करना कि जो कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड है वो प्रॉपर्ली मेड होते हैं कि नहीं, मेंटेन होते हैं कि नहीं होते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड प्रॉपर्ली ड्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं, ताकि एक फेयर व्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाए। और कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को, कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड को कंपनी के कॉस्ट अकाउंटिंग एंड रूल्स में भी जो है प्रिस्क्राइब करके रखा हुआ है। और 143(12) की भी जो रिक्वायरमेंट है, जो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, वो जो ड्यूटी टू रिपोर्ट है वो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस जो है वो कॉस्ट ऑडिट पे भी लगती है। इन एनी केस ट्रू एंड फेयर कॉन्सेप्ट इज नोन टू अस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। अब बोल के रखा है कि जो ट्रू एंड फेयर कॉन्सेप्ट है, जो ट्रू एंड फेयर व्यू है, तो ट्रू एंड फेयर व्यू है वो हमको फाइनेंशियल अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में हमको पता है। तो बेस्ड ऑन दैट नॉलेज, उसी ही नॉलेज को देते हुए इट मे बी अज्यूम दैट फॉलोइंग आर द रेलेवेंट कंसिडरेशन, हमको इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है इन डिटरमाइनिंग वेदर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंड इज ट्रू एंड फेयर। डिटरमाइनिंग द कॉस्ट फॉलोइंग द जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल।
क्या जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है या जो कॉस्ट अकाउंटिंग है तो जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चेक करना पड़ता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, जो एप्लीकेशन हो रहा है कॉस्टिंग सिस्टम, वो अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन सिस्टम उस पर यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे प्रॉपरली यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट रिकॉर्ड्स है जो, वो जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग सिस्टम उस प्रोडक्ट पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मटेरियलिटी हमको चेक करनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी इन द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, हमने क्या कहा, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन होना चाहिए, और बाकायदा एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम या कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम जो भी फॉलो कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड हैविंग द प्रिस्क्राइब कंटेंट, और बाकायदा प्रिस्क्राइब फॉर्म में जो है कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट रिपोर्ट स्टेटमेंट को हमको मेंटेन करना पड़ता है और प्रिपेयर करना पड़ता है। एलिमिनेशन ऑफ मटेरियल प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, जो मटेरियल एडजस्टमेंट है पर प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट है उसको हमको एलिमिनेट करना पड़ता है। एबनॉर्मल वेस्टेज एंड लॉसेस एंड अदर यूजुअल ट्रांजेक्शन बीइंग इग्नोर्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, तो जो एबनॉर्मल वेस्टेज है, जो एबनॉर्मल लॉसेस है एंड अदर यूजुअल अनयूजुअल ट्रांजेक्शन जो है उसको इग्नोर करना पड़ता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। तो हमने ये सब क्या चीज़ें पढ़ी कि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करो, एप्रोप्रिएट फॉलो करो, कंसिस्टेंटली फॉलो करो। जो एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है, तो एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, तो वो जो एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एप्रोप्रिएट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। जो मटेरियल प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट है उसको एलिमिनेट करना, और एबनॉर्मल वेस्ट, लॉसेस एंड अदर अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस को इग्नोर करना इन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, और मटेरियलिटी लेवल को चेक करना। तो इस तरीके से हमने ये ट्रू एंड फेयर व्यू के फॉलोइंग रेलेवेंट कंसिडरेशंस देखे जो हमको ध्यान देना चाहिए। फिर आता है रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, और रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट में हमने काफ़ी चीज़ पढ़ी थी कि हमको रिकन्सिलिएशन इसलिए करना पड़ता है तो क्योंकि जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में हमको डिस्क्रिपेंसीज पता चल जाए मटेरियल हमको जब हमको मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स पता चल जाते हैं या मटेरियल डेफिशिएंसीज हमको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज पता चलती है, तो ऑडिटर बिफोर रिपोर्टिंग उन सब चीज़ों को, उन डेविएशंस को वो रिकॉर्ड करता है। और ये जो रिकन्सिलिएशन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट जो है, ये बेसिकली जो पहला वाला क्वेश्चन है वो पहले वाले क्वेश्चन को ही उसने पूरा का पूरा इधर एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो हम वो ही जो पहला जो है क्वेश्चन, उसको पहले क्वेश्चन को हम इधर भी पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको कैसे रिजेंबल करवा सकता हूँ, जैसे कि सिंपल सी बात है, देखो जैसे कॉस्ट ऑडिटर इज अल्टीमेटली रिक्वायर्ड, कॉस्ट ऑडिटर की पूरा ऑब्जेक्टिव दे के रखा है कि उसको प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू देखना पड़ता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, और उसको मल्टीट्यूड ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, तो वो सब दे के रखा है। मल्टीट्यूड ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ अपने पढ़ा था कि जो एनेक्जर है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में उस पर भी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन लगती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमने देखा था। तो इट इज़ ऑब्वियस है कि बिना कॉस्ट ऑडिट बिना फाइनेंशियल बुक्स के तो हो नहीं पाएगा। और कॉस्ट स्टेटमेंट में समरी ऑफ एक्सपेंडिचर भी लगते हैं, समरी ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर भी लगते हैं, और किस तरीके से, किस शेयर के हिसाब से, शेयर इन सच एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू एक्टिविटीज़, और एक्टिविटीज़ पे कैसे वो एक्सपेंडिचर को अलॉट किया गया है, फिर एक्टिविटीज़ से जो है वो प्रोडक्ट पे कैसे चार्ज किया गया है, हमने ये समझा था। फिर समझा था कि फिर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो है, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट जो 2013 है, उसमें भी कुछ मैटर्स है जिसमें बताया गए हैं कि क्वाइट अ फ्यू मैटर विच वर मेंशन इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। उसमें बोला गया है कि कुछ मैटर्स जो है P&L के जो कॉस्ट स्टेटमेंट में भी जाते हैं, जैसे कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है, स्टॉक इन ट्रेड है, सेल ऑफ प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं, हम स्टॉक इन ट्रेड को कंज्यूम करते हैं, रॉ मटेरियल को कंज्यूम करते हैं, स्टॉक इन ट्रेड को परचेस करते हैं, सेल करते हैं, इन्वेंट्री में चेंजेस होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ फिनिश गुड, WIP, स्टॉक इन ट्रेड। फिर जो को रिलेशन है, वो को रिलेशन बिटवीन
कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल एज पर दी, अब जो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है, जो कंजम्पशन हमारा जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में दिखा रहा है और फिनेंशियल रिकॉर्ड्स में दिखा रहा है, तो इससे बिल्ट होता है, इससे नीड बन जाती है कि अगर वो रिकनसाइल नहीं हो रहा है तो कुछ एरर है, तो इंक्वायरीज पे हो सकती है एरर, मिस्टेक और मैनिपुलेशन हमको पता चल जाते हैं। मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज अगर हमको फिनेंशियल रिकॉर्ड एंड कॉस्ट रिकॉर्ड के रिकन्सिलेशन में हमको दिखती है तो वो हमको हाईलाइट हो जाती है, और फिर कॉस्ट ऑडिटर उन सब चीज़ों को एग्जामिन करता है, डेविएशन को बिफोर रिपोर्टिंग। तो ये इंपेरेटिव है कि कॉस्ट ऑडिटर को फिनेंशियल रिकॉर्ड को तो रेफर करना ही पड़ेगा। फिर आती है बात, व्हाट इज़ द पर्पस सर्व बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अब कॉस्ट ऑडिट के इंट्रोडक्शन से पर्पस क्या सर्व हो गया, तो अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड, कॉस्ट ऑडिट रिप्रेजेंट द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड चेक ऑन द अडियरेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। तो कॉस्ट ऑडिट रिप्रेजेंट द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट, तो कॉस्ट ऑडिट क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉस्ट अकाउंट का वेरिफिकेशन एंड चेक ऑन द अडियरेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। तो कॉस्ट ऑडिट क्या बोलता है कि जो रिप्रेजेंट द वेरिफिकेशन, जो कॉस्ट अकाउंट्स है उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन कि कॉस्ट अकाउंट प्रॉपर से बने हैं कि नहीं बने हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान को अध्ययन करा है कि नहीं करा है। तो कॉस्ट ऑडिटर देयरफॉर कंप्राइजेस, तो कॉस्ट ऑडिट में क्या क्या कंप्राइज होता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है तो वो एक्यूरेट है कि नहीं है, कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट रिकॉर्ड, प्रॉपर कॉस्टिंग टेक्निक यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही, प्रॉपर कॉस्ट स्टेटमेंट मेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इन सबको वेरीफाई करना और एग्जामिन करना ऑफ दीज रिकॉर्ड टू इंश्योर डेट दे आर अध्ययर टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या ये जो कॉस्ट, ये जो रिकॉर्ड्स है क्या वो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अध्ययर कर रहे हैं कि भी नहीं कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्लान, प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्टिव्स को अध्ययर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो क्या दो कंप्राइजेस हमको देखना पड़ते हैं, एक तो वेरीफाई करना पड़ता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड है तो वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जैसे एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट रिपोर्ट प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब फॉर्म में, कॉस्ट स्टेटमेंट प्रॉपर्ली ड्रॉन अप हो जाना चाहिए, कॉस्ट डेटा एक्यूरेटली मेंशन होना चाहिए, कॉस्ट टेक्निक अप्रोप्रिएटली मेथड यूज़ होना चाहिए, और एग्जामिन करना कि ये जो मेथड्स है, एग्जामिन करना कि जो ये रिकॉर्ड्स है ये क्या कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, प्रोसीजर, प्लान्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अध्ययन करते हैं कि नहीं करते हैं। द अंडर नोटेड सर्कमस्टेंसेस मे वारंट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो जो अंडर नोटेड सर्कमस्टेंसेस है मे वारंट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑडिट, इन सर्कमस्टेंसेस के कारण कॉस्ट ऑडिट का इंट्रोडक्शन हुआ है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा पर्पस है वो सर्व कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑडिट जो हमारा पर्पस सर्व कर रहा है, तो ये सारा पर्पस कॉस्ट ऑडिट हमारा सर्व कर रहा है, क्योंकि इन सब के कारण ही कॉस्ट ऑडिट हुआ है। तब कॉस्ट ऑडिट हुआ है तो ये पर्पस सर्व हो जाता है। कौन सा पर्पस, जैसे प्राइस फिक्सेशन, द नीड फॉर फिक्सेशन ऑफ रिटेंशन प्राइसेस in case of material of national importance like steel or cement may be useful in knowing the true cost of production। ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनका जानना जरूरी है ताकि हम ये रेगुलेटेड सेक्टर जो है इनकी प्राइस को फिक्स कर सकें। कॉस्ट वेरिएशन विद इन द इंडस्ट्री, हमको पता चल जाता है कि हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, और हमको पता चल जाता है कि हर एज अ कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है और इंडस्ट्री का कितना है, ताकि हम पता कर सकें कि मेजर में इतना कॉस्ट ज़्यादा क्यों लग रहा है। तो फाइंड आउट द रीज़न, हम रीज़न फाइंड आउट कर सकें। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, वेयर अ फैक्ट्री इज रन इनएफिशिएंटली एंड अनइकोनॉमिकली। जब फैक्ट्री इनएफिशिएंटली और अनइकोनॉमिकली रन करती है तो कॉस्ट ऑडिट बहुत ज़रूरी हो जाता है। इट मे बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट बिफोर इट टेक ओवर एनी यूनिट। ये जो है गवर्नमेंट को पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ये करवाना बहुत ज़रूरी है बिफोर इट टेक्स ओवर एनी यूनिट। गवर्नमेंट किसी भी यूनिट को टेक ओवर कर रही तो पहले वो समझेगी कि उस यूनिट में जो है कितना खर्चा है, वो यूनिट से जो आउटपुट है वो प्रॉपर एफिशिएंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कॉस्ट ऑडिट इसलिए कराना ज़रूरी है, क्या वो कॉस्ट अप्रोप्रिएट ही लग रही है कि नहीं लग रही, कि उससे ज़्यादा लग रही है। तो ये कॉस्ट ऑडिट में हमको ये सब देखना पड़ता है। तो बिफोर इट टेक्स ओवर एनी यूनिट कॉस्ट ऑडिट कराना ज़रूरी है, और इससे समझ में आ जाता है कि जो फैक्ट्री है वो इनएफिशिएंटली और इकोनॉमिकली इफिशिएंटली रन कर रही है कि नहीं कर रही है, वो इकोनॉमिकली रन कर रही है कि नहीं कर रही है। टैक्स असेसमेंट, वेयर कुछ जो टैक्स असेसमेंट है वो कॉस्ट पे ही आधारित है। अब जैसे जीएसटी है, करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा तो करेक्ट रेवेन्यू डिटरमाइन होगी, और करेक्ट रेवेन्यू डिटरमाइन होगी तो करेक्ट टैक्स लेविड हो गया। और कॉस्ट ऑडिट से वेरियस जो है ट्रेड डिस्प्यूट भी सेटल हो जाते हैं। ट्रेड डिस्प्यूट कैसे, कि क्लेम फॉर हाई वेजेस, बोनस, तो ये सब चीज़ें जो है ये सब चीज़ें भी ये सेटल हो जाती है। फिर आती है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट के शॉर्ट नोट में हमने
अगर हम पढ़े कॉस्ट ऑडिट का शॉर्ट नोट तो उसको सेक्शन 148 इट इज़ कवर्ड बाय सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब इसने सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट के बारे में बात करी है कि अब बेटर है कि मैं आपको जो सेक्शन 148 है 148 में क्या बोला गया है उसको मैं डायरेक्ट ऐसे ही डिक्टेट कर दूँ, या तो आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा क्योंकि 148 में ये सब चीज़ें रेलेवेंट बोली गई है, तो उसको रिकॉर्ड कर लोगे तो आपके बेनिफिट में रहेगा वो, रादर देन इतना स्टेटमेंट देखने के। तो कॉस्ट ऑडिट के शॉर्ट नोट में हम ये सब बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉस्ट ऑडिट है, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी बॉडी से कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है क्लासेस ऑफ कंपनीज जो इंगेज है प्रोडक्शन में या जो इंगेज है सर्विसेज में, उनको डायरेक्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने हैं एज पर दी CRA1 के फॉर्म में। CRA1 एक फॉर्म है, उसमें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो CRA1 फॉर्म में बाकायदा आपको पर्टिकुलर्स डायरेक्ट करके रखेंगे कि आपको पर्टिकुलर्स ऑफ मटेरियल, पर्टिकुलर्स ऑफ लेबर और पर्टिकुलर्स ऑफ अदर आइटम ऑफ कॉस्ट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब ये जो क्लासेस ऑफ कंपनीज है ये रूल 3 में डिस्क्राइब करके रखा है कि कंपनीज में फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड होती है और इनका टर्नओवर अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है, इसमें MSME वाली कंपनी नहीं आती है, तो इनको है जो इनको कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। जो ऑडिट होता है वो जो कॉस्ट ऑडिट इन एडिशन टू दी ऑडिट जो अपना ऑडिट अपन ने पढ़ा है, तो 139 का जो ऑडिट है उसके एडिशन में ये ऑडिट होता है, और जो ऑडिट होता है ये कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस करता है, और इस कॉस्ट ऑडिटर को जो है बोर्ड फिनेंशियल ईयर के 180 डेज़ में अपॉइंट करते हैं। कॉस्ट ऑडिटर जैसे ही अपॉइंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को इन 30 डेज़ इंटीमेट किया जाता है इन CRA2। तो CRA1 हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, CRA2 हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट किया जाता है 30 डेज़ में, जब उसको अपॉइंट कर लिया बोर्ड मीटिंग में। तो रेम्यूनरेशन है इनका जो मेंबर डिसाइड करती है, और जो इनका कंप्लाइंस है उनको कंप्लाइंस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का करना पड़ता है। इनका जो टेन्योर है ये टेन्योर है फिनेंशियल ईयर क्लोजर से 180 दिन के अंदर इनका टेन्योर रहता है, और फिनेंशियल क्लोजर के बाद 180 दिन तक इनका टेन्योर रहता है, या अगर 180 दिन के बाद ये सबमिशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जब ये सबमिट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट तब तक इनका टेन्योर रहेगा। जो कॉस्ट ऑडिटर है, कॉस्ट ऑडिटर को जो रिपोर्ट है वो बोर्ड को देनी पड़ती है CRA3 में। तो जो CRA1 पढ़ा हमने कॉस्ट के रिकॉर्ड CRA1 में बनाने पड़ते हैं, CRA2 में इंटीमेशन दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड ने अपॉइंट कर लिया है। बाकायदा जो कॉस्ट ऑडिटर है, कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट करता है बोर्ड को CRA3 में। अब जो बोर्ड है वो रिपोर्ट में अपनी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो भी रिजर्वेशन है उस रिपोर्ट में, तो उस रिजर्वेशन के साथ अपनी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन अटैच करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है CRA4 में, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो CRA4 से ले सकती है। जो कॉस्ट ऑडिट है बाकायदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा अप्रूव्ड होता है। अब रिमूवल भी कॉस्ट ऑडिटर का बोर्ड ही करती है, और जो कैजुअल वैकेंसी है तो बोर्ड उसको 30 डेज़ में फिल करती है। अब पॉइंट ये है कि कंपनी जो एसईजेड में है या रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट, जो कंपनी एसईजेड में है या जो कंपनी जिसका रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इज़ मोर देन इक्वल टू 75% ऑफ टोटल रिवेन्यू, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो है इन पे कॉस्ट ऑडिट नहीं लगता है। कुछ रेगुलेटेड सेक्टर जो है, अब हम पढ़ रहे हैं कि किन पे कॉस्ट ऑडिट नहीं लगता, तो कंपनी जो एसईजेड में है या जो रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट है जिनका 75% ऑफ टोटल रिवेन्यू या से ज़्यादा है रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे कॉस्ट ऑडिट नहीं लगता है। कॉस्ट ऑडिट के कुछ लिमिट्स है कि जो रेगुलेटेड सेक्टर है जैसे टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, शुगर, ड्रग्स और फर्टिलाइज़र, ऐसे 5-6 जो है रेगुलेटेड सेक्टर है। अगर ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से इनका जो टर्नओवर है 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज से टर्नओवर 25 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो इनको कॉस्ट ऑडिट तब कराना पड़ता है। और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में जैसे आयरन है, स्टील है, सीमेंट है, रबर है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ऐसा है कि अगर टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो टर्नओवर जो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, या इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो जब ये दोनों कंडीशन पूरी होती तब जाके जो है ऑडिट कराया जाता है। तो टर्नओवर है मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 25 करोड़ ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज।
और जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है इसमें बड़ा चढ़ा के बताया गया है कि 100 करोड़ से ज़्यादा है या इंडिविजुअल में 35 करोड़ से ज़्यादा है तब जाके कॉस्ट ऑडिट होता है। अपॉइंटमेंट से पहले बाकायदा कॉस्ट ऑडिटर से भी रिटर्न कंसेंट लिया जाता है कि वो एलिजिबल है, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। 141 के क्राइटेरियाज जो होते हैं उन्होंने उसको कंप्लाई किया है, उसने 141 के क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई किया है, जो ऑडिट है वो विद इन द लिमिट है, और जो भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है विद रिस्पेक्ट टू डिसिप्लिनरी मैटर्स वो उन्होंने डिस्क्लोज करे हैं। तो इस तरीके से ये शॉर्ट नोट में कॉस्ट ऑडिट में हम इतना लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 7 क्वेश्चन जो है कॉस्ट ऑडिट के करे हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन 7 पढ़ा था कि कॉस्ट ऑडिट के बारे में शॉर्ट नोट। हमने शॉर्ट नोट में बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रेगुलेटेड बॉडी से कंसल्ट करके डायरेक्ट करती है क्लासेस ऑफ कंपनीज को जो प्रोडक्शन में या स्पेसिफिक सर्विसेज में इन्वॉल्व है कि उनको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने हैं। अब उसमें कंपनी में फॉरेन कंपनी भी आती है और उनका अगर टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं। अब अगर उनका 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे, पर वो कुछ रेगुलेटेड सेक्टर है, उनका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, या 25 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या मतलब एंड 25 करोड़ या उससे ज़्यादा टर्नओवर है ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में सीमेंट है, स्टील है, आयरन है, रबर है, इनके रिस्पेक्ट में बोला है कि अगर टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड टर्नओवर जो है 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो उस केस में आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। जो कॉस्ट ऑडिट है वो इन एडिशन टू द मेन ऑडिट होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इन प्रैक्टिस जो होते हैं वो ऑडिट करते हैं। फिनेंशियल ईयर के कमेंसमेंट के 180 दिन के अंदर इसको बोर्ड अपॉइंट करते हैं। 30 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA 2 में इंटीमेट किया जाता है। रेम्यूनरेशन इसका मेंबर डिसाइड करते हैं, इनको कंप्लायंस करना पड़ता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। जो टेन्योर है उनका फिनेंशियल ईयर क्लोजर के 180 दिन या जब ये कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं तब, विच एवर इज अर्लियर। अब उनको रिपोर्ट ये जो है CRA 3 में बोर्ड को सबमिट करनी पड़ती है। बोर्ड उस रिजर्वेशन पे अपने इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन देके सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करता है। देन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉल कर सकती है। कैजुअल वैकेंसी को बोर्ड अगले 30 दिन में फिल करता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा था। फिर बात आती है कि व्हाट इज़ द पर्पस सर्व बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट से क्या पर्पस सर्व हुआ है। सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो कॉस्ट ऑडिट जो कर रहे हैं, कॉस्ट ऑडिट में क्या कंप्राइजेस है कि वेरिफिकेशन करना। कॉस्ट ऑडिट में बाकायदा वेरिफिकेशन करते हैं कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स है सच एज द एक्यूरेसी ऑफ, वेरिफिकेशन करना कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को अगर वेरीफाई करना है, सिंपल से आते हम ये देखना चाहते हैं कि जो कॉस्ट अकाउंट्स है वो एक्यूरेट होना चाहिए, प्रॉपर कॉस्ट स्टेटमेंट प्रॉपरली ड्रॉन होना चाहिए, कॉस्ट डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, कॉस्टिंग टेक्निक अप्रोप्रिएटली यूज़ होनी चाहिए, और एग्जामिनेशन की जो ये हम रिकॉर्ड बना रहे हैं और जब भी हम ये जो कर रहे हैं वो अडियरेंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होना चाहिए, प्रिंसिपल, प्लान, प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव्स। और अंडर नोटेड सर्कमस्टेंसेस जिसके कारण हमको कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ रहा है, सबसे पहले तो प्राइस फिक्सेशन जो इसेंशियल कमोडिटीज़ का होता है। कॉस्ट वेरिएशन हमको समझ में आता है कि हम इतना लैग क्यों कर रहे हैं, इतना डेविएशन क्यों है, ताकि हम तरीके से डेविएशन को फाइंड आउट कर सके। और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का पता चल जाता है गवर्नमेंट जब बिफोर टेकिंग ओवर एनी यूनिट कॉस्ट ऑडिट करवाती है। फिर हमने देखा कि ट्रेड डिस्प्यूट सेटल हो जाते हैं और कुछ जो टैक्सेस है वो तो कॉस्ट पे ही डिपेंड होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो बेटर टैक्स असेसमेंट हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि एक जो क्वेश्चन है रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। ट्रू एंड फेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि कॉस्ट ऑडिटर जो है, कॉस्ट ऑडिटर का ये कॉस्ट ऑडिट क्यों हो रहा है। कॉस्ट ऑडिट में चेक किया जाता है जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है और कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन हो और जो कॉस्ट स्टेटमेंट है प्रॉपर्ली ड्रॉन अप हो, सो दैट दे प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू रिगार्डिंग टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब वेरियस क्लासेस ऑफ कंपनीज जो हमने बात करी है उनको कॉस्ट ऑडिट के बारे में बोला गया है और 143.12 का सेक्शन जो है वो इन पे भी एप्लीकेबल होता है। ट्रू एंड फेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो जो हमने फिनेंशियल अकाउंट्स में समझा है वो ही नॉलेज को लेते हुए ये फॉलोइंग कंसिडरेशन हमको देखने पड़ते हैं। मतलब ये अगर कंसिडरेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है। जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, कॉस्टिंग सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, और अगर अप्रोप्रिएट है तो क्या वो कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हमको ये देखना पड़ता है। मटेरियलिटी चेक करनी पड़ती है
कंसिस्टेंसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी देखनी पड़ती है इन द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखना पड़ता है कि जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कॉस्ट स्टेटमेंट है वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्म में प्रिपेयर होते हैं कि नहीं होते हैं। जो प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट है उसको एलिमिनेट करना है, जो भी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, एबनॉर्मल वेस्टेजेस है और लॉसेस है उसको जो है एलिमिनेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे कवर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि एडवांटेजेस क्या है कॉस्ट ऑडिट के। तो एडवांटेजेस ये है कि मैनेजमेंट को रिलायबल डेटा मिलता है, एक क्लोज एंड कंटिन्यूस चेक होता है एबनॉर्मल लॉस पे, क्योंकि हम प्रॉम्प्टली टाइम टू टाइम इसकी रिपोर्टिंग करी जाती है, तो एक क्लोज एंड कंटिन्यूस चेक रहता है, इनएफिशिएंसीज पता चल जाती है, तो एक तरीके से हमको क्या करेक्टिव एक्शन लेना है ये समझ में आता है। अलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो बजटरी कंट्रोल या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इन्वॉल्व है उनको बेसिकली उनको ग्रेटली फैसिलिटेशन हो जाता है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हमको पता चल जाती है कि जो वैल्यूएशन है क्लोजिंग इन्वेंट्री की प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री से हमारा पूरा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा पूरा रिलेटेबल होता है। फिर फ्रॉड एंड एरर डिटेक्ट हो जाते हैं। सोसाइटी के लिए फिक्सेशन ऑफ प्राइस समझ में आ जाता है, क्योंकि करेक्ट कॉस्टिंग डेटा से हमको समझ में आ जाएगा कि हमको कितना प्राइस फिक्स करना है, ताकि कंज्यूमर फालतू के एक्सप्लॉयटेशन से बचे। और कुछ इंडस्ट्री के लिए कुछ इंडस्ट्री को जस्टिफाई करने के लिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है, इसी कारण से हमको प्राइस बढ़ानी पड़ रही है प्रोडक्ट की, तो एक जस्टिफाई करने के लिए, प्रॉपर जस्टिफिकेशन देने के लिए उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेक करवाना पड़ता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फेयरली कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कॉस्ट ऑडिट इसके लिए उनको करवाना पड़ता है टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कि एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितना चेंजेस हुआ है, तो क्या हम इसमें प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और कंज्यूमर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सकता है। शेयर होल्डर को तो फेयर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो फेयर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, प्रॉपर परचेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, प्रॉपर अकाउंटिंग, प्रॉपर रजिस्टर्स मेंटेन होंगे, वैल्यूएशन प्रॉपर होगा, फेयर बेसिस पे होगा, तब जाके फेयर वैल्यूएशन होगा, फेयर रिटर्न कैलकुलेट होगा। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जब कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है तो कॉस्ट ऑडिट कराना जरूरी है। फिर जब इसेंशियल कमोडिटीज़ के रिस्पेक्ट में फिक्सेशन करना पड़ता है सेलिंग प्राइस का, तो उसके लिए ज़रूरी है। पता चल जाता है कि कौन सी उनकी यूनिट है जो इनएफिशिएंट है, वो कॉस्ट ऑडिट से हमको पता चल जाता है क्या ये यूनिट इनएफिशिएंट है, इसका मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा ही इसमें खर्चा लग रहा है, तो गवर्नमेंट को इससे पता चल जाता है उसकी इनएफिशिएंट यूनिट कौन सी है। गवर्नमेंट को अगर कुछ इंडस्ट्रीज़ को, सर्टेन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन देना है तो बाकायदा गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, उनके प्रोटेक्शन में कुछ बात कर सकती है, वो कॉस्ट ऑडिट हेल्प करता है ताकि गवर्नमेंट अवेयर हो जाए क्या इन इंडस्ट्रीज़ के रिस्पेक्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, तो गवर्नमेंट इट एनेबल्स गवर्नमेंट टू डिसाइड इन फेवर ऑफ गिविंग प्रोटेक्शन। तो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि उनको किस तरीके से प्रोटेक्शन दी जा सकती है। कुछ ट्रेड डिस्प्यूट के सेटलमेंट हो जाते हैं और हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करता है। तो कॉस्ट ऑडिट एंड कंसिक्वेंटेड मैनेजमेंट एक्शन, कॉस्ट ऑडिट के बाद जो कंसिक्वेंट मैनेजमेंट एक्शन है वो एक हेल्दी कंपटीशन को जो है क्रिएट कर सकते हैं। दिस इम्पोजेस एन ऑटोमेटिक चेक ऑन इन्फ्लेशन, और बाकायदा एक इन्फ्लेशन पे ऑटोमेटिक चेक भी हो जाता है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 3 पढ़ा था। क्वेश्चन 2 में हमने पढ़ा था कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि कॉस्ट ऑडिट में ही पर्टिकुलर प्लानिंग लगती है, और कॉस्ट प्लानिंग में भी यूजुअल ब्रॉड स्टेप्स लगते हैं। कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम बाकायदा बनाना पड़ता है, और कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम इसलिए बनाना पड़ता है ताकि कॉस्ट ऑडिट एक बार में ही कंप्लीटेड एट वन टाइम अच्छे से कॉस्ट ऑडिट हो जाए एज फार एज प्रैक्टिकेबल। अब जो कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम है तो कुछ मैटर्स इंक्लूड करने पड़ते हैं जो 2 स्टेजेस में दिए गए हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम में कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड को रिव्यू करना और फिर कॉस्ट स्टेटमेंट को वेरीफाई करना। तो जब कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड को जब रिव्यू करना रहता है तो उसमें 4 मेथड है, 3 सिस्टम है और 2 एमआई हैं जिसको हमको याद करना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड को जब हम रिव्यू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग कॉस्टिंग कैसे यूज़ हो रही है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में, स्टोर के रिस्पेक्ट में, डिफेक्टिव के रिस्पेक्ट में, फिर मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में है, फिर मेथड ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग जो है। तो मेथड ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, किस तरीके से इन्वेंट्री टेक करी जा रही है, किस तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसीज़ उसकी, किस तरीके से इन्वेंट्री पॉलिसीज़, कौन सी इन्वेंट्री पॉलिसी यूज़ करी जा रही है, जो वैल्यूएशन, उसकी वैल्यूएशन हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमको रिव्यू करते हैं किस तरीके से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हुआ जा रहा है। फिर 3 सिस्टम है, वेजेस की रिकॉर्डिंग कैसे की जा रही है, सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट क्या है। ये 3 सिस्टम है, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग वेजेस, सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट। फिर 2 चीज़ थी, ट्रीटमेंट ऑफ IRR, इंटरेस्ट, रॉयल्टीज़ को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और बेसिस ऑफ अलोकेशन ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट सेंटर, तो किस तरीके से अलोकेशन होता है ओवरहेड का कॉस्ट सेंटर पे।
and absorption by product and apportionment of service department expenses, the basis of allocation of overhead to cost center। तो किस तरीके से allocation होता है ओवरहेड का कॉस्ट सेंटर पे, एंड ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय प्रोडक्ट एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। तो ओवरहेड किस तरीके से कॉस्ट सेंटर पे अलोकेट होते हैं और किस तरीके से फिर कॉस्ट सेंटर से जो है प्रोडक्ट पे एब्जॉर्प्शन होता है। तो अलोकेशन और एब्जॉर्प्शन और फिर अपॉर्शनमेंट कि किस तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस अपॉर्शन होते हैं, और फिर ट्रीटमेंट ऑफ IRR हमने पढ़ा है। फिर वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट में हमने देखा कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चेक करना रहता है, ये कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम को ये चेक करना है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। फिर फिनेंशियल रेशियोज हमने देखे, प्रोडक्शन डेटा और प्रोडक्शन डेटा कॉस्ट स्टेटमेंट, रिकन्सिलिएशन, जो एबनॉर्मल रिकरिंग और स्पेशल कॉस्ट है उस पर ध्यान देना पड़ता है, सेल्स रियलाइजेशन हमको देखना पड़ता है। तो ये 3-4 चीज़ें तो है बहुत ही कॉमन है, जैसे प्रोडक्शन डेटा, फिर कॉस्ट स्टेटमेंट, सेल्स रियलाइजेशन, कॉस्ट स्टेटमेंट से एबनॉर्मल कॉस्ट, जो चेंज है जो है वो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी से, रिकन्सिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल बुक्स है, ये चेंज है, और एक कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, वेजेस एंड सैलरी, स्टोर्स, पावर एंड फ्यूल, ओवरहेड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें हमको बाकायदा देखनी पड़ती है, इसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड को रिव्यू करना पड़ता है और इन सब चीज़ों को वेरीफाई करना पड़ता है, फिनेंशियल रेशियोज़ को, प्रोडक्शन डेटा को, कैपेसिटीज़ को, जो है एबनॉर्मल नॉन रिकरिंग स्पेशल कॉस्ट को, कॉस्ट स्टेटमेंट को, सेल्स रियलाइजेशन को, रिकन्सिलिएशन को, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, वेजेस एंड सैलरी, इन सबको। तो इस तरीके से हम निमोनिक बनाते हैं, तो इसको बेटर तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। फिर बात आती है कि जो कॉस्ट ऑडिटर को फिनेंशियल रिकॉर्ड तो रेफर करने ही पड़ते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑडिटर तो जो है वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, तो जो अपना ओपिनियन वो एक्सप्रेस करता है, तो जब वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है तो वो एक्सप्रेस इस पर करता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स है, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो करते हैं कि नहीं करते हैं, और इस ओपिनियन पे आने के लिए उसको मल्टीट्यूड ऑफ इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के एनेक्जर में डिटेल इन्फॉर्मेशन लगती है फिनेंशियल पोजीशन की, तो फिनेंशियल पोजीशन की डिटेल इन्फॉर्मेशन कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के एनेक्जर में दी जाती है, तो डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इससे समझ में आ जाता है कि इट इज़ ऑब्वियस दैट कॉस्ट ऑडिट जो है वो फिनेंशियल बुक्स का कॉस्ट ऑडिट में भी रेफरेंस लगता है। फिर more so in the context of statutory requirement to have a statement of reconciliation with the financial account, और ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि हमको स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन तो बनाना ही पड़ता है। कॉस्ट स्टेटमेंट में बाकायदा समरी ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर होता है और किस तरीके से एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल होते हैं एक्टिविटीज़ पे, फिर एक्टिविटीज़ के जो खर्चे जो एक्टिविटीज़ पे होते हैं और एक्टिविटीज़ से किस तरीके से प्रोडक्ट पे चार्ज होते हैं। तो फिर अलोकेशन किस तरीके से ओवरहेड का अलोकेशन कॉस्ट सेंटर्स पे होता है, फिर कॉस्ट सेंटर से जाता है प्रोडक्ट पे एब्जॉर्ब होता है, एंड देन किस तरीके से हमने पढ़ा था अपॉर्शनमेंट होता है, जो हमने इधर पढ़ा था कि अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। तो ये सब चीज़ें कॉस्ट स्टेटमेंट में जाता है। और बाकायदा जो है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट भी बोलता है कि जो फ्यू मैटर्स है जो स्टेटमेंट ऑफ P&L के है वो कॉस्ट स्टेटमेंट में कवर होते हैं। तो अब जब फिनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मैटर है, कॉस्ट रिकॉर्ड में कुछ मैटर, कॉस्ट स्टेटमेंट में कुछ मैटर है, तो रिकन्सिलिएशन करना तो बनता है। अब रिकन्सिलिएशन जब हम को रिलेशन करने बैठते हैं तो हो सकता है कि जो को रिलेशन रिलेटिंग टू कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ स्टॉक, और कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल के बाद आता है परचेज ऑफ स्टॉक, सेल ऑफ प्रोडक्ट। तो जब हम इसकी बातें करते हैं तो जब इसको रिकन्साइल करते हैं तो कुछ इसमें डेविएशंस आ सकते हैं, कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी आ सकते हैं, कुछ एरर और मिस्टेक हो सकती है। तो उससे एक नीड जनरेट हो सकती है, इंक्वायरी की एक नीड जनरेट हो सकती है, और पता चल सकता है कि जो मैनिपुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो मटेरियल डिस्क्रिपेंसी हमको नोट डाउन हो सकती है, तो इससे जो है कॉस्ट ऑडिटर एग्जामिन कर सकता है डेविएशन को। जो रिपोर्टिंग करने से पहले कॉस्ट ऑडिटर को मदद मिल जाएगी कि वो डेविएशन को एग्जामिन कर सके और प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट दे सके। तो इस तरीके से ये शो होता है कि जो कॉस्ट ऑडिट है वो इम्पेरेटिव है। तो इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर द कॉस्ट ऑडिटर, क्यों कॉस्ट ऑडिटर जब भी कॉस्ट ऑडिट कर रहा है तो उसको फिनेंशियल रिकॉर्ड्स तो देखने पड़ेंगे, तभी वो बेटर तरीके से कॉस्ट ऑडिट हो पाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है कॉस्ट ऑडिट को ओवर किया है। अब कॉस्ट ऑडिट देखा जाए तो हमारे डेली रूटीन में आता नहीं है, तो उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी है जो हमको याद रखनी पड़ती है। तो हमने इसका एक बार हमने देख लिया है ताकि
कि कॉस्ट ऑडिट में क्या क्या चीज़ें कवर है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड अच्छा लगा चैनल तो आप ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। एंड जो आपको लग रहा है कि कुछ इसमें डाउट आया है या पर्टिकुलर क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया है, तो आप इसको कमेंट कर दीजिएगा। कोई से भी आप क्वेरीज है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मेरे टोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, मैं उसको इम्प्रूव कर लूँगा। और इस तरीके से कॉस्ट ऑडिट का चैप्टर ओवर होता है। एंड फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।